हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरी एक न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उस दिन साउथविंड एकेडमी में काफ़ी चहल पहल थी। हर जगह में जोश का माहौल था क्योंकि सभी प्राइमरी कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे थे। यह प्राइमरी कंपटीशन ओरिजिनल रूप से क्वालिफिकेशन हासिल करने का दौरा था। केवल बचे हुए 20 उम्मीदवार ही फाइनल कंपटीशन में साउथविंड एकेडमी का रिप्रेजेंटेड होंगे। एकेडमी की फाइनल कंपटीशन, जिन्हें इसी नाम से जाना जाता था, त्यांजू प्रोविंस की सभी एकेडमियों का एक मिलना था, जिसमें वे विभिन्न दौर की लड़ाइयों में भाग लेती थी। यह सब एस्ट्रल सेज कॉलेज के सख्त रूल और मानदंडों के लिए चयन का प्रक्रिया का हिस्सा था। इसका अर्थ यह भी था कि केवल क्वालिफाइंग राउंड को पार करके और पीक 20 में प्रवेश करके ही किसी को एस्ट्रल सेज कॉलेज में स्थान पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने का अधिकार मिलेगा। बेशक कई स्टूडेंट यह भी समझते थे कि एस्ट्रल सेज कॉलेज में एंटर पाना एक बहुत ही कठिन गोल था। अगर वे फाइनल कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो उन्हें जिया किंगडम के किसी सेज कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। यद्यपि ये अन्य कॉलेज और संस्थान एस्ट्रल सेज कॉलेज जितने फेमस और या बड़े और फाउंडेशन में अच्छे नहीं थे, फिर भी वे किसी के फ्यूचर के लिए अच्छे मार्ग थे। इसलिए यह फाइनल कंपटीशन स्टूडेंट के लिए अपनी क्षमताओं को लोगों के सामने दर्शाने का फाइनल अवसर था। साउथविंड सिटी के सेंट्रल रीजन में पूरा परिसर लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कंपटीशन के मैदान के रूप में दर्जनों रिंग बनाए गए थे। नियम भी काफ़ी नॉर्मल थे। जीत तभी मानी जाएगी जब इसमें सीमा समाप्त होने से पहले किसी एक ओपोनेंट को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए या उसे कंपटीशन छोड़ना पड़े। जब लीलू और जाओकुओ इस इलाके पे पहुंचे तो वे वहां के चहल पहल देखकर हैरान रह गए। सच में थोड़ा शोर लग रहा है। जाओकुओ हंस पड़ा। हालांकि इसे क्वालिफिकेशन राउंड माना जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद अधिकांश स्टूडेंट के लिए यह अपनी कौशल को दर्शाने का सबसे फाइनल अवसर है। लीलू ने उत्तर दिया। जाओकुओ ने सिर खुजाते हुए उदास भाव से बोला, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं टॉप 20 में शामिल होने के योग्य हूँ या नहीं। लीलू की अचानक बढ़ती फेम के कारण जाओकुओ को अब सेकंड स्कूल में दूसरा सबसे पावरफुल स्टूडेंट माना जाता था। साउथविंड एकेडमी का समग्र रूप से देखें तो पीक 20 में शामिल होने की उनकी संभावना काफ़ी अधिक थी। हालांकि इसके लिए थोड़े मेहनत भी जरूरी थी। अगर उनका सामना लगातार उनसे अधिक पावरफुल स्टूडेंट से होता है तो उनका समग्र रिकॉर्ड भी धूल में मिल जाए और वे कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। यह सब कुछ डेस्टिनी पर निर्भर करता है। खैर, डेस्टिनी तो जन्मजात होता है और जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे लगता है कि तुम कुछ मुकाबलों में शायद बच न पाओ। लीलू ने चारों ओर देखते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। जाओकुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उससे डांटते हुए कहा, कमीने, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पहले ही राउंड में तुम्हारा सामना लू किंगेर से हो। आप कोई नहीं तुम। जब दोनों खुलकर बहस कर रहे थे तभी कान के ऊपर बने एक प्लेटफॉर्म पर कान फाड़ देने वाली घोषणा गूंजी। सबका ध्यान उस ओर गया और उन्होंने देखा कि डीन बेई बाकी टीचर्स के साथ बाहर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट, फाइनल प्राइमरी कंपटीशन शुरू होने वाली है। मुझे आशा है कि आप सभी उपस्थित लोग अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी पूरी पोटेंशियल का परिचय देंगे। आज का कंपटीशन आपके फ्यूचर को प्रभावित करेगा। कंपटीशन 3 दिनों तक चलेगी और इन कंपटीशन के परिणाम मैदान के चारों ओर दिशाओं में स्थित पत्थर के स्तंभों पर देखे जा सकते हैं। मैं अब और अनावश्यक शब्द नहीं बोलूँगा और कंपटीशन के प्रारंभ की घोषणा करता हूँ। जैसे ही यह शब्द मैदान में गूंजे, छींक और उत्साह और तीव्र भी और स्पष्ट हो गए। दूसरी ओर लीलू जाओकुओ एक पत्थर के खंभे तक पहुंच गए। उस खंभे पर एक क्रिस्टल लटका हुआ था
जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा उस पर बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठा हो रही थी। आधे मिनट के बाद उन्हें उस दिन के अगले कंपटीशन का पता चल गया। झाओ कुओ ने तुरंत राहत की सांस ली। जिन दो ओपोनेंट का उसे सामना करना था वे उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक कठिन नहीं थे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। लीरू का चेहरा बहुत उदास था। उसके दोनों ओपोनेंट फर्स्ट स्कूल के थे, लेकिन बेईकुन जितने पावरफुल भी नहीं थे। हालांकि यह सामान्य बात थी। साउथमिड एकेडमी में लगभग 1000 स्टूडेंट थे। इतनी जल्दी उसके हाथ में ऐसी धातु की प्लेट आ जाने की संभावना कितनी थी जो लात मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो। इसके विपरीत झाओ कुओ और उन्हें धातु की प्लेट की तरह माना जाता था, जो कोई भी सामना नहीं करना चाहता था। अब मेरी बारी आने ही वाली है, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। तुम्हारी शुभकामनाएं। झाओ कुओ ने समय देखते और लीलू को अलविदा कहते हुए उत्साह से भीड़ में घुस गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। लीलू ने सिर हिलाया और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। उसका पहला राउंड भी शुरू होने वाला था। अपने निर्धारित कंपटीशन ग्राउंड पर पहुंचने के बाद लीलू ने लगभग आधे घंटे तक लोगों द्वारा अपने नाम की घोषणा किए जाने का इंतजार किया और एक ही झटके में सीधे ऊपर कूद गया। लीलू ने आने से पहले आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। इसके अलावा उसने पहले बेईकुन और उसके दो दोस्तों को एक ही बार में हरा दिया था। उसने एक बार फिर से अपना कुछ रुतबा हासिल कर लिया है। हालांकि हर किसी ने उस लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, इसलिए वे लीलू को तुच्छ समझते रहे और यह मानते रहे कि उसकी योद्धा का प्रदर्शन महज एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी है। अब जब लीलू सचमुच ग्राउंड में था तो उन्हें उसकी औकात दिखाने का मौका मिल जाएगा। लीलू का ओपोनेंट सिक्स्थ सील का एक दुबला पतला यूथ था। उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी क्योंकि उसे साउथमिड एकेडमी के छठे सिक्स्थ सील स्टेज के कल्टीवेटर से भी औसत दर्जे का माना जाता था। हालांकि ये बुरा नहीं था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इतना बदनसीब होगा कि पहले ही राउंड में उसका सामना लीलू से हो जाएगा। लीलू ने अपनी बॉडी से रेजोनेंस की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर दिया और वो आकाश की ओर बढ़ गई। शुरू करो। फ्री ने जब देखा कि दोनों ओपोनेंट कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं तो उसने शुरू करने का आदेश दिया। दुबले पतले यूथ ने अपने भीतर छिपी सारी पावर को जगाने में जरा भी नहीं संकोच किया। साथ ही उसने तुरंत डिफेंस मुद्रा अपना ली। स्पष्ट रूप से लीलू की चालों पर प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहा था, न कि पहल करने की। लीलू ने जरा भी संकोच नहीं किया। वोटर की बड़ी लहरों के साथ रेजोनेंस पावर उमड़ पड़ी और उसके चारों ओर फैल गई। वो लाइट की रफ्तार के साथ बाहर निकला और एक विस्फोटक रेजोनेंस आर्ट का इस्तेमाल किया। यह लड़ाई किसी की भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी समाप्त हो गई। महज कुछ ही मिनटों के भीतर लीलू के तूफानी हमलों ने उस दुबले पतले यूथ पर जमकर प्रहार किया। उसका डिफेंस पल भर में टूट गया और उसके पास हार मानने के अलावा कोई कारण नहीं बचा था। ग्राउंड के चारों ओर मौजूद लोग शोर मचाने लगे। अनेकों निगाहें लीलू पर टिकी थी, विशेषकर सिक्स सील के लोग। उनके चेहरे पर गंभीर और उदास सी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लीलू ने इतने कम समय में इतना पावरफुल शक्ति कैसे प्राप्त कर ली। ऐसा लग रहा था मानो इस मामले में बेकुन भी कमज़ोर हो। लीलू ने दर्शकों की निगाहों की कोई परवाह नहीं की। जैसे ही रेफरी ने उसकी जीत की घोषणा की, वह मंच से कूदकर भीड़ में गायब हो गया। लीलू का सेकंड मैच कुछ ही समय बाद हुआ और यह पहले मैच से भी अधिक सहज था। उसका ओपोनेंट पूरी तरह से हारा माना जा चुका था और लड़ने की इच्छा तक भी नहीं रखता था। उसने सीधे हार मान ली। अंततः लीलू का पहला दिन अच्छे से बीता। कंपटीशन समाप्त होने के बाद लीलू ने जाने की तैयारी की। उसे संस्कृत विला जाना था ताकि वो रेजोनेंस आर्टिफाइजर का अपना पढ़ाई जारी रख सके। इस अभ्यास के बाद उसे धीरे धीरे यह आभास होने लगा कि वो
फर्स्ट ग्रेड के स्पीड लिक्विड को आसानी से बनाने वाला है। जैसे ही भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, लीलू को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई उसे सीधे देख रहा है। वो लुकिंग थी। वो इसमें सफ़ेद रंग के शरीर से चिपके हुए वस्त्र पहने हुए थी। उसके लंबे पैर पतले और वस्त्रों से और भी आकर्षक लग रहे थे, जबकि वस्त्र उसकी सुंडोल कमर पर कसकर लिपटा हुआ था। उसके लंबे बाल भी एक सुंदर पोनीटेल से में बंधे हुए थे, जो खूबसूरती से खुली हुई थी। ने मिलकर एक ऐसा मनमोहक दृश्य बनाया कि उसे देखकर बस आंखें भरे आती थी। लेकिन जब लीलू ने उसे देखा तो वो केवल बेबस मुस्कान और अभिवादन ही कर सका। आज के मुकाबले पूरे हो गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। ये सब बातें सरासर झूठ थी। लुकिंगेर साउथवुड एकेडमी में एक नंबर थी। जो भी उससे मिलता शायद सीधे हार मान लेता। लुकिंगेर ने लीलू को गौर से देखा और जवाब दिया, लगता है तुम फिर से ताकतवर हो गए हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस प्राइमरी कंपटीशन में तुम्हारा स्थान क्या होगा? मुझे टॉप 20 में जगह मिल जानी चाहिए। फाइनल कंपटीशन में भाग ले पाना ही काफ़ी होगा। उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें हाई रैंक के लिए कंपटीशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हाई रैंक से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। वास्तव में यदि उनका रैंक हाई होता तो अन्य एकेडमी उन्हें विशेष रूप से निशाना बना सकती थी। जब लुकिंगेर ने उनकी बातें सुनी तो उसने भौंच डाली। तुम्हारी ताकत के साथ मुझे लगता है कि टॉप 10 में पहुंचना असंभव नहीं है। क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो? लीलू हंस पड़ा। लीलू, मुझे लगता है कि तुम अपनी ताकत को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से लोगों को दिखाओ। तुम उन लोगों को चुप करा पाओगे जो तुम पर संदेह करते हैं। लीलू को यह सब सुनकर थोड़ी बेबसी महसूस हुई। लुकिंगेर देखने में तो एक शालीन और सौम्य लेडी लगती थी, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि वो सिर्फ ताकतवर बनना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि वो उस पर नज़र रखती थी। आखिर अतीत में वही एकमात्र ऐसा लड़का था जो उसे काबू कर सकता था, इसलिए उसमें खास दिलचस्पी थी। उसके बिल्कुल विपरीत लीलू का कैरेक्टर दिखावटी किस्म का नहीं था। अगर ज़रूरत नहीं होती तो अपने पोटेंशियल को दुनिया के सामने नहीं करता था। शायद ये एक ऐसी आदत थी जिसे अनजाने में अपनी पोटेंशियल खोने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक रूप में अपना लिया था। मैं समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लुकिंगेर का ये सब कहने का कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए लीलू ने बस सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और जल्दी से बहाना बनाकर वहां से निकल गया। लुकिंगेर उसके जाने के बाद भी उसकी पीठ देखती रही और थोड़े असहाय महसूस करते हुए दूसरी दिशा में मुड़ गई। जब वे दोनों वहां से निकले तो उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि पास ही एक ग्राउंड में दो निगाहें उन पर टिकी हुई थी। एक बेहद विनाशकारी युद्ध के बाद सोंग युंग फैन नाम का एक व्यक्ति उन दोनों को देखता रहा। उसकी निगाहें पूरी तरह से उदासी में डूबी हुई उस दिशा पर टिकी हुई थी जिधर लीलू गया था। मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, फिर भी तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बता देना।